सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है गर्मा गर्म चाय चाहिए। फिर उलट पलट खेल में समझेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद शब्द के भेद शब्द में हम लोग समझेंगे शब्दों के भेद को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे मापन की। उसके बाद खेलेंगे एक खेल वजन पहेली। फिर समझेंगे सांझा गुणज को। उसके बाद अंग्रेजी में एक कहानी को सुनकर पढ़ना सीखेंगे जिसका नाम है स्माइल प्लीज। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे घंटे भर के प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी घर पर पढ़ाई जारी रहती होगी, है ना? तो चलिए इसी बात को मानते हुए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले सुनेंगे एक कहानी और उसके बाद उस कहानी पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ भाषा के खेल। तो आप सभी तैयार हैं? काका, अब तो सर्दी आने वाली है। हाँ बिटिया, बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ये बात तो है। तुम कहो तो मैं सर्दी से जुड़ी एक कहानी सुना दूं? हाँ हाँ जरूर। तो फिर सुनते हैं यह कहानी। अब आप मीना से सुनिए कहानी गर्मा गर्म चाय चाहिए। लेखन माला कुमार मनीषा चौधरी, चित्रांकन प्रिया कुरियन, अनुवाद राजेश खार, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। हमने अभी अभी स्कूल की सर्दियों वाली वर्दी बाहर निकाली है। वैसे अभी ज्यादा सर्दी नहीं है। सर्दी के मौसम को संस्कृत में शिशिर ऋतु कहते हैं। इस मौसम में गर्मा गर्म खाना खाने में मुझे मजा आता है। कल हम मामा के साथ मूंगफली मेले में गए थे, जो बेंगलुरु के नंदी मंदिर के पास लगता है। सड़क की दोनों ओर मूंगफली के ढेर लगे हुए थे। सूखी मूंगफली, उबली और नमकीन मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली। मामा बता रहे थे कि गुजरात में सर्दियों में ठीक हमारे मूंगफली मेले की तरह का
पोंख मेला लगता है। सभी ताजे पोंख की नरम और हरी हरी फलियों को बड़े चाव से खाते हैं। गुजरात में जौ को पोंख कहा जाता है। किसान सब लोगों के खाने के लिए ढेरों के ढेर पोंख के दानों को कोयले की आग में भूनते हैं। मैं मेले में चटक नीले रंग का स्वेटर पहन कर गई थी। रास्ते के किनारे कई सारी दुकानें लगी हुई थी। मन्नू बड़े वाले गोल झूले पर बैठना चाह रहा था। मैं दादी के लिए एक नरम और गरम शॉल खरीदना चाहती थी। अब तो काफी ठंड हो गई है। रास्ते में अपने हाथों को आपस में रगड़ती रहती हूँ। मेरी नई लाल चूड़ियाँ धीरे से खनकती हैं। वाह क्या बात है, मैं जोर से कह उठती हूँ। और जैसे ही बात करने के लिए मुंह खोलती हूँ, मेरे सामने भाप का छोटा सा गोला बन जाता है। मेरी सहेली रजनी शिमला में रहती है। उसके दादा के गांव में लोग बांस की टोकरियों में ठूस ठूस कर बर्फ भरते हैं और उस शंकु जैसे बर्फ के ढेर को घर की छत पर रख देते हैं। फिर सभी बच्चे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। रजनी ने यह भी बताया वहाँ बर्फ के पुतले बनाने की प्रतियोगिता होती है। श्रीनगर में जब पहले दिन बर्फ पड़ती है तो लोग आपस में नौशीन मुबारक कहते हैं और कागज के टुकड़ों में थोड़ी बर्फ को लपेटकर अपने मित्रों को भेजते हैं। जिस मित्र को ये बर्फ वाला कागज मिलता है वह आपको खाने पर घर बुलाता है। कितना मजा आएगा बर्फ में खेलने में और फिर रोगन जोश और नान की दावत खाने में। रजनी कह रही थी कि बर्फ से ढके हुए पेड़ पौधे बड़े ही सुंदर दिखते हैं। सभी गरम चाय पीने में मजा आता है और रजनी को गुड़ डाला गरम दूध पीना अच्छा लगता है। ऐसी ठंड में बिना जैकेट, टोपी, दस्तानों और गुलूबंद के घर से बाहर नहीं निकल सकते। पर वे कहती है कि बर्फ के नरम गोले एक दूसरे पर फेंकने का खेल अनोखा है। अगली सर्दी की छुट्टियों में मैं या तो शिमला जाना चाहती हूँ या फिर जैसलमेर। जैसलमेर में तो बर्फ नहीं पड़ती, वहाँ केवल रेत ही रेत है। मेरा जैसलमेर का मरुभूमि मेला देखने का बड़ा मन है। मैं ऊंट की सवारी करूंगी, लोक नृत्य और कठपुतलियों का खेल देखूंगी और पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता में भी भाग लूंगी। थोड़े ही दिनों में संक्रांति आने वाली है। जानू कह रही थी कि उसके घर में तिल गुड़ बनाई जाती है। रोहन के घर में चेल्लू बनता है और नरसी कहता है कि उसे संक्रांति में चिगड़ी खाना अच्छा लगता है। क्या आप जानते हैं कि ये सारी चीजें गुड़ और तिल से बनती हैं? सर्दी में जरूर ये चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। जब मेरे मित्र मुझे गले लगाते हैं तब मुझे अच्छा लगता है। मुझे दादी की गोद में बैठकर किताब पढ़ने में बड़ा मजा आता है। मेरा पेड़ कभी भी बर्फ से नहीं ढकेगा, पर मैं चाहती हूँ कि जल्दी ही इस पर बहुत से आम लगें। इस पर गिलहरियों, चिड़ियों और तोतों का तांता लग जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। सुनकर मजा ही आ गया। बच्चों, बिट्टू को तो कहानी खूब पसंद आई। हमें आशा है कि आपको भी कहानी खूब पसंद आई होगी। तो बस यह कहानी अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इस पर 5 प्रश्न बनाकर अपने घर के सदस्यों से उनके उत्तर पूछिए। बिट्टू के काका, इस मजेदार कहानी के बाद कोई एक लाजवाब खेल भी खिलवा दीजिए। हाँ हाँ काका, एक खेल खिलवा ही दीजिए। जो हुक्म मेरे आका। तो खेलते हैं खेल जिसका नाम है उलट पलट। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है उलट पलट।
जीभ। जीभ, ये लिखा है दौर, ये लिखा है जीभ। दौर। दौर। जात। चाचू, मिल गया, ये लिखा है जात। चाचू। चाचू। गंदी। गंदी। बात। बात। पाता। पाता। मौके। लूट। लूट। मलेशिया की खास चीज देखने को मिली है, तो बढ़ते हैं आगे। कलावा। नतीजा, कलावा। मलिक। मलिक, हमें ध्यान से खेलना होगा, नहीं तो हमें खास चीज देखने को नहीं मिलेगी। मलिक, कैंसर, देखता, केकड़ा, मलिक, ये रहा मलिक। केकड़ा। केकड़ा। मियाद। मियाद। नतीजा। नतीजा। दिवाला। देखता, ये लिखा है दिवाला। देखता। दयालु। दयालु। कैंसर। ये लिखा है कैंसर। अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। नाबदान। नाबदान। नाटकीय। नाटकीय। माहवार। महावार। मालदार। 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 नेक नाम। नेक नाम। निथरना। निथरना। नेकनामी। नेक नामी। कुदरत। कुदरत। कुशलता। कुशलता। अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। खेल हो गया समाप्त, चलिए फिर से खेलते हैं। नाम। फुट। नाम। नाना। नाना, ये लिखा है नाना। कमा। तीखा। कमा, ये लिखा है कमा। जाते। घोलो। जाते। घोलो। ये लिखा है घोलो। बाकी। तीखा। तीखा के नीचे लिखा है बाकी। शोक। शोक। फुट। तीखा। तीखा। तिब्बत की कोई खास चीज है? कपट। कपट। मदारी। मदारी। लौटना। लपेट, ये लिखा है लौटना। लड़ाकू। लड़ाकू। लपेट। किशोर। किशोर। लटक। लटक। कोकून। कोकून। दूषित। दूषित। भारत का कुतुब मीनार है ये तो। खेल हुआ समाप्त, तो क्यों ना खेल को यहीं रोका जाए। भाई खेल को खेलने में खूब मजा आया
और खास चीजें भी देखने को मिली देश विदेश की। तो मेरे साथ खेलने के लिए और जगह जगह घूमने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, खेल खेल कर तो बहुत मजा आया। तुमने तो आज खेल को बखूबी खेला। बिल्कुल सच कहा आपने। अब बिट्टू अच्छा खेल लेती है। काका, मैं इस खेल को पहले भी खेल चुकी हूँ। तो क्यों न लगे हाथ दूसरा खेल भी हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। खेल के लिए पूछना कैसा। बिल्कुल। तो ठीक है, खेलते हैं खेल। नाम तो बताइए। हाँ, बताते हैं। खेल का नाम है शब्द के भेद। अरे वाह, ये तो वही खेल है ना काका, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को वर्गीकृत करना होता है। जब खेल पहचान ही गई हो तो शुरू करो खेलना। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है शब्द के भेद शब्द। शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। हमें शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत करना है। कार की जाएगा संज्ञा में, बनियान भी संज्ञा में, मार्बल संज्ञा में, दयालु किसी की दयालु है विशेषण, तुम्हारी सर्वनाम क्योंकि, और आप भी सर्वनाम। देखते हैं हमने सही किया है या नहीं। एक्सीलेंट। अरे वाह, कोई का पता नहीं। तो पहले मेरी देखते हैं। मेरी जाएगा सर्वनाम में। लंबा है, लंबा होना किसी की विशेषता बताता है, तो लंबा जाएगा विशेषण में। नाव जाएगी संज्ञा में। वे सर्वनाम में, और खट्टा विशेषण में। कोई जाएगा सर्वनाम में। फैंटास्टिक। अरे वाह। बस है किसी चीज का नाम, तो बस जाएगी संज्ञा में। ताजमहल जाएगा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ताजमहल जाएगा संज्ञा में। हमें सर्वनाम में। काला विशेषण में। मुंबई जगह का नाम है, तो ये जाएगा संज्ञा में। और नया होना किसी की विशेषता है, तो ये जाएगा विशेषण में। क्यों बच्चों? अब आप बताइए बच्चों कि कौन सा शब्द किस में जाएगा। मैं किस में जाएगा? संज्ञा में। क्या कहा नहीं? तो आप ही बताइए कहाँ लेके जाऊं मैं को लेके जाते हैं सर्वनाम में। कूलर, बिल्कुल सही कहा आपने, संज्ञा में लेके चलते हैं। अनुचित लेके चलते हैं विशेषण में। क्या लेके चलते हैं हम? सर्वनाम में। कायर, आपने कहा विशेषण में और हम ले गए थे विशेषण में, जिससे लेके चलते हैं हम सर्वनाम में। अब देखते हैं कि आपने सही बताया है या नहीं। एक्सीलेंट। बहुत खूब बच्चों, और धन्यवाद भी। अब फिर से आप बताइए। जिसे जाएगा क्या कहा? क्या सर्वनाम में। लीजिए, मेरा भी। और अंग्रेजी का पता नहीं, तो पहले पतला देखते हैं। पतला विशेषण में। हमारा यहाँ या यहाँ? क्या कहा? हमारा जाएगा सर्वनाम में। अब बचा अंग्रेजी और कुर्सी, तो अंग्रेजी को डालते हैं हम संज्ञा में और कुर्सी संज्ञा में। फैंटास्टिक।
बहुत खूब। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा सर्वनाम में, जिसको सर्वनाम में यह बबूल जाएगा संज्ञा में और मार्बल भी संज्ञा में। खट्टा होना किसी चीज की विशेषता है, तो खट्टा जाएगा विशेषण में। That's very good. कुछ जाएगा सर्वनाम में। निडर होना किसी की विशेषता है, तो ये जाएगा विशेषण में। तुम्हारे सर्वनाम में, उनका सर्वनाम में, मुंबई जगह का नाम है, तो मुंबई जाएगा संज्ञा में। और भारी किसी की विशेषता है, तो ये जाएगा विशेषण में। That's very good. खेल हो गया समाप्त। भाई खेल को खेलने में खूब मजा आया और आपने मेरी खूब मदद भी की। तो मेरी मदद करने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। खेल से तो बहुत कुछ सीखा, पर काकी के बिना इसे अकेले अच्छे से खेलना मुश्किल था। ये तो है, तभी तो बिट्टू की मदद कर सकी, नहीं तो भला मुझे कहाँ पता था संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में। हाँ, तो खेल खेल में तुम्हारी काकी भी तो बहुत कुछ सीख रही हैं। बच्चों, आप भी अपने घर के सदस्यों के साथ इस तरह का खेल अलग अलग वाक्यों के साथ खेलिए और खिलवाइए। तो कैसा लगा कहानी सुनकर? मुझे तो कहानी बहुत पसंद आई और भाषा के खेल भी खेले, काफी मजा आया। तो चलिए मस्ती और करते हैं थोड़ी और सीखते हैं गणित। गिनती करके, गुणा करके देखते हैं चाचा चाची आज हमें क्या खिलाने वाले हैं। चलिए सीखते हैं गणित। हेलो दोस्तों, मापन के इस भाग में हम समझेंगे किलोग्राम और ग्राम का रूपांतरण। तो 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम। तो 2000 ग्राम कितने किलोग्राम होगा? ठीक पहचान, यह होगा 2 किलोग्राम। अच्छा, फिर 5000 ग्राम, यह कितने किलोग्राम होगा? समझते हैं। 1000 ग्राम में 1, 2 और 3 शून्य थे, जो हटाने पर यह बन गया 1 किलोग्राम। ऐसे ही 2000 ग्राम में देखिए, 1, 2, 3 शून्य हटाने पर यह हो जाता है 2 किलोग्राम। तो 5000 ग्राम में 1, 2 और ये 3 शून्य हटा दिए जाए तो यह हो जाएगा 5 किलोग्राम। और इसी तरह 10,000 ग्राम में अगर 10 को छोड़कर देखें तो 1, 2, 3 शून्य है, जिन्हें हटाने पर यह बनेगा 10 किलोग्राम। तो इस तरह 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम यानी किलोग्राम और ग्राम का भी रूपांतरण किया जा सकता है। 2 किलोग्राम 2000 ग्राम, 5 किलोग्राम 5000 ग्राम और 10 किलोग्राम 10,000 ग्राम।
अब एक उदाहरण से इसे समझेंगे। रवि ने दुकान से 3 किलोग्राम और 500 ग्राम चावल खरीदे। रवि ने कुल कितने ग्राम चावल खरीदे? तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है? दिया है रवि ने दुकान से 3 किलोग्राम और 500 ग्राम चावल खरीदे। पूछा क्या है? रवि ने कुल कितने ग्राम चावल खरीदे? और करना क्या होगा? किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना होगा क्योंकि हमें पूछा है ग्राम। फिर उसके बाद हम उन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, तो भाई 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम और हमें कितने किलोग्राम चाहिए? 3 किलोग्राम, तो हो जाएगा 3000 ग्राम। 3000 ग्राम और 500 ग्राम को हमें जोड़ना होगा। 3000 ग्राम जोड़ 500 ग्राम, जोड़ने पर होते हैं कुल 3500 ग्राम। यानी रवि ने कुल 3500 ग्राम चावल खरीदे या 3500 ग्राम चावल खरीदे। था ना बहुत आसान? अब एक और सवाल। मजेदार रसीले आम। सीमा की टोकरी में 5 किलोग्राम आम और रीना की टोकरी में 5000 ग्राम। तो बताइए कि किसकी टोकरी में ज्यादा? ठीक है भाई, पता करते हैं। सबसे पहले क्या जानकारी दी है? अब तो आप समझ ही गए क्या करना है। सीमा की टोकरी में 5 किलो और रानी की टोकरी में 5000 ग्राम। क्या पूछा है? किसकी टोकरी में ज्यादा आम? करना क्या है? तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, उसके बाद तुलना करनी है। बस इतना ही काम है। तो 1000 ग्राम यह 1 किलोग्राम के बराबर है। तो 5000 ग्राम 5 किलोग्राम। बस जैसे 1000 से 3 शून्य हटाए उसी तरह 5000 से 3 शून्य हटा दिए तो हो गए 5 किलोग्राम। अब सीमा की टोकरी में 5 किलोग्राम आम है, रीना की टोकरी में 5 किलोग्राम आम है। तो सीमा के आम और रीना के आम ये तो बराबर ही हुए, यानी सीमा और रीना दोनों की टोकरी में बराबर आम है। आशा है दोस्तों आपको किलोग्राम और ग्राम पर हमारा यह वीडियो जरूर समझ आया होगा। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, बहुत समय से हमने कोई पहेली हल नहीं की है ना? तो आओ आज एक नई पहेली हल करेंगे जो है एक वजन पहेली। तो क्या होता है इस वजन पहेली में? बड़ी ही मजेदार पहेली है, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको इस पहेली का जवाब पता है या नहीं। देखो पहेली क्या है, यह क्या है? हाँ, यह तो बिल्ली है। लेकिन अगर इस बिल्ली के वजन को इस दूसरी बिल्ली के वजन के साथ जोड़ और फिर एक और बिल्ली लेकर तीनों का वजन कर दें, तब इन बिल्लियों का वजन 18 किलो होता है और यह बिल्लियां बिल्कुल बराबर वजन की है। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पर एक बिल्ली को खरगोश के साथ जोड़ दिया जाता है तब इनका वजन हो जाता है 7 किलो। आप पहेली समझ रहे हैं? अगर 3 समान वजन की बिल्लियों को जोड़ते हैं तो 18 किलो होता है उनका वजन, और अगर उसी बिल्ली को खरगोश के साथ जोड़ दे तब वजन 7 किलो हो जाता है। और अगर खरगोश और बंदर का वजन करते हैं तब वजन कुल 14 किलो हो जाता है। और अगर बिल्ली, बंदर और खरगोश को जोड़े तब आप बताइए कि अब वजन कितना होगा। तो यही है आज की पहेली। सोचो सोचो, कर पाओगी? हाँ, यह तो बेहद आसान है। चलिए इसे जल्दी से हल कर लेते हैं। तो ये है हमारी पहेली, जहां 1 बिल्ली, 2 बिल्ली, 3 बिल्ली समान वजन वाली, कुल वजन 18 किलो। एक बिल्ली और खरगोश का वजन 7 किलो। एक खरगोश और बंदर 14 किलो के हैं, तो एक बिल्ली, खरगोश और बंदर तीनों का वजन मिलाया जाए तो कितना होगा?
इसके लिए क्या करेंगे, तो हमें ये वाला भाग इसका हल करना है। इसे हल करने के लिए एक बिल्ली का वजन क्या है, एक बंदर का वजन क्या है और एक खरगोश का वजन क्या है, यह पता करना बेहद जरूरी है। तो चलो पता करते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को देखो, 3 बिल्लियों का वजन 18 किलो है। तो यहाँ से अगर हम 18 का भाग 3 में करें, क्योंकि 3 बिल्लियों का वजन 18 किलो है, तो 18 भागे 3 बराबर 6। कैसे? देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक्के 18, यानी एक भाग पर आया 6। का मतलब है कि यहाँ से एक बिल्ली का वजन हमें पता चला। कितना है? 6 किलो। अब अगर हम पहेली के दूसरे भाग को देखते हैं, एक बिल्ली और खरगोश, इनका वजन है 7 किलो और आपको तो पता ही है एक बिल्ली का वजन है 6 किलो, तो एक खरगोश को उसमें मिलाना है, कुल हो रहा है 7 किलो, यानी 7 घटाव 6 बराबर 1। कैसे? अगर हम 7 को 6 से घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर खरगोश कितने किलो का है। और अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं, 6 में क्या जोड़ने पर 7, तो 1 जोड़ने पर 7, इसलिए खरगोश का वजन जरूर 1 किलो ही होगा। तो यहाँ से पता चलता है खरगोश 1 किलो का है। अब पहेली का तीसरा भाग देखिए, एक खरगोश और एक बंदर का वजन कुल 14 किलो है। तो खरगोश 1 किलो का है, बंदर का वजन हमें नहीं पता, लेकिन मिलाने पर 14 किलो होता है। तो एक में कितना मिलाने पर 14, या 14 घटाव 1 बराबर होते हैं 13। तो यानी बंदर का वजन 13 किलो हुआ। तो अब हमें इसको निकालना बेहद आसान हो गया। कैसे? एक बिल्ली 6 किलो की है, एक खरगोश 1 किलो का और बंदर 13 किलो। तो तीनों को मिला दो, यानी बिल्ली के स्थान पर 6 किलो, बंदर के स्थान पर 13 किलो और खरगोश यहाँ 1 किलो। तो 6 और 13 और 1 जोड़ने पर कुल हो गई ये 20 किलो। तो हमें हमारी पहेली का हल मिल चुका है। 3 बिल्लियों के वजन को जोड़ने पर अगर 18 किलो होता है, एक बिल्ली और खरगोश यह 7 किलो होते हैं और एक खरगोश और बंदर यह 14 किलो। तो एक बिल्ली, बंदर और खरगोश, इनका कुल वजन 20 किलो होगा। यह हमारी पहेली का हल है। था ना बहुत आसान और बहुत मजेदार। अगली पहेली के साथ हम फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साझा गुड़ज। तो बच्चों, आपको तो पता ही है, जब हम किसी संख्या के गुणज निकालते हैं तो उस संख्या को अन्य संख्याओं से गुणा करके निकाल लेते हैं। जैसे 3 के गुणज निकालना हो तो 3 गुना कोई भी संख्या बराबर होगा 3 का गुणज। जैसे 3 गुना 1 बराबर 3, 3 गुना 2 बराबर 6, 3 गुना 3 बराबर 9, 3 गुना 4 12, 3 गुना 5 15। इसी तरह 3 गुना 6 बराबर 18, 3 गुना 7 बराबर 21 और 3 गुना 8 बराबर 24, 3 गुना 9 27, 3 गुना 10 30। तो ये तो हुए 3 के पहले 10 गुणज। आप इसके आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे 3 गुना 11 तो 33 हो जाएगा। इसी तरह 3 गुना 12, 3 गुना 13। आप किसी भी संख्या का गुणज कितने भी तक निकाल सकते हैं, बस किसी संख्या से उसे गुणा करना होता है। तो यहाँ निकले 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ये तो पहले 10 गुणज हुए। अब 5 के गुणज देखते हैं। तो 5 गुना कोई भी संख्या बराबर 5 का गुणज। जैसे 5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10,
5 गुना 3 15, 5 गुना 4 20, 5 गुना 5 25, 5 गुना 6 30, इसी तरह 5 गुना 7 35, 5 गुना 8 40, 5 गुना 9 45, 5 गुना 10 50। हमने 3 और 5 के पहले 10 गुणज निकाल लिए, तो ये रहे 5 के 10 गुणज। अब हमने 3 और 5 के गुणज यहाँ लिख दिए, यहाँ 3 के और यहाँ पर 5 के गुणज लिख दिए। अब हमें निकालना है साझा गुणज। तो साझा गुणज क्या होगा? ऐसे गुणज जो 3 में भी हो और 5 में भी हो। तो देखो यहाँ दोनों तरफ 15 है, 3 के 10 गुणज में भी और 5 के जो पहले 10 गुणज निकाले थे उसमें भी 15 है, इसलिए 15 और 30 देखिए 3 के गुणज में भी मिला और 5 के भी। तो 3 और 5 के पहले 10 गुणजों में 3 और 5 के साझा गुणज मिले 15 और 30। तो यहाँ से हमने क्या समझा? हमने समझा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान गुणज साझे गुणज कहलाते हैं। जैसे 3 और 5 के साझा गुणज है 15 और 30, और 15 और 30 दोनों 3 के भी गुणज हैं और यह 5 के भी गुणज हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आ रहा है और 5 के पहाड़े में भी 15 आता है। उसी तरह 3 के पहाड़े में 30 भी है और 5 के पहाड़े में भी 30 है। अब 5 और 6 के गुणज, तो यहाँ हमने लिखे इस पीले गोले में 5 के गुणज, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये तो 5 के पहले 10 गुणज हैं और यहाँ हम 6 के पहले 10 गुणज लिख लेते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। अब आपको करना क्या है? आपको 5 और 6 के गुणज से साझा गुणज निकालना है। तो क्या इनके साझा गुणज हैं? हाँ, 5 और 6 दोनों के 10 गुणज में 30 एक साझा गुणज है जो दोनों में है, तो ये मिल गया हमें साझा गुणज। एक और उदाहरण देखते हैं। 8 और 10 के गुणज निकालते हैं। तो इस वर्गाकार बॉक्स में या डिब्बे में हम लिखेंगे 8 के गुणज, जैसे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। अब इस नीले वाले वर्गाकार डिब्बे में हम लिखेंगे 10 के पहले 10 गुणज। तो ये तो बहुत आसान है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, पूरे 100। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों की साझा गुणज बताने हैं। 8 और 10 की साझा गुणज है 40 और 80। तो 40 और 80 मिले हमें साझा गुणज। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो बच्चों, देखो, लिखो, हल करो। तो अब बारी है आपके सवाल हल करने की। तो सवाल को ध्यान से देखिए, समझिए, फिर उसे हल कीजिए। 3 और 5 के पहले 3 साझे गुणज कौन कौन से हैं? क्या सवाल है? 3 और 5 के पहले 3 साझे गुणज बताने हैं। आप तैयार हैं इसे हल करने के लिए? तो शुरू हो जाइए और हल कीजिए। 5 और 6 के कोई 3 साझे गुणज लिखिए। सवाल आपको समझ आ गया होगा। क्या करना है? आपको 5 और 6 के कोई 3 साझे गुणज लिखना है। अब आप तो समझ ही गए हैं कि साझे गुणज क्या होते हैं, तो बस करना शुरू कर दीजिए। अगला सवाल, क्या आप
3, 5 और 6 के कोई 2 सांझे गुणज बता सकते हैं? अगर हाँ तो जल्दी जल्दी बताइए। 3, 5 और 6 के कोई 2 सांझे गुणज, सिर्फ 2 बताने हैं। अगला सवाल है, क्या 40 के अलावा भी 8 और 10 का कोई साझा गुणज है? फिर से सवाल सुनिए, क्या 40 के अलावा भी 8 और 10 का कोई साझा गुणज है? 2 साझे गुणज तो आपको मिल जाएंगे, 8 और 10। उसके अलावा अगर कोई मिलता है तो बताइए। अगर हाँ तो उसे लिखिए। और अब आखिरी सवाल, 5 और 10 के पहले 5 सांझे गुणज लिखिए। तो पहले 5 के गुणज लिख लीजिए और 10 के लिख लीजिए। पहले 5 सांझे गुणज बताइए कि पहले 5 सांझे गुणज कौन कौन से होंगे। सवालों के जवाब निकाल कर रखिए। हम फिर मिलते हैं। गुड बाय। दोस्तों, वक्त हो चला है एक बढ़िया सी कहानी सुनने का। आज की कहानी का नाम है स्माइल प्लीज। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी के लेखक हैं संजीव जायसवाल संजय। इस कहानी का अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने और कहानी के चित्रकार हैं अजीत नारायण। चलिए तो फिर चलकर देखते और सुनते हैं ये कहानी। Smile please. A fawn was racing in the forest. He was ahead of the rabbit. He was ahead of the elephant. He leapt and cleared the stream. He ran past the crumbling wall. There was a large boulder on the grassy plain. He stumbled and fell down. He burst into tears. The monkey massaged his leg. Tears flowed from the fawn's eyes. Brother Bear picked him up. The fawn didn't stop crying. His mother came. She said, "Look, we beat up this bad boulder." The fawn said, "Oh, don't do that or he will also start crying." His mother laughed. So did the fawn. इस कहानी में हमने देखा कि हिरण का बच्चा दौड़ में सभी जानवरों से आगे भाग रहा था। भागते भागते वह किसी चीज से टकराया और गिर गया और रोने लगा। सारे जानवरों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। आखिर उस बच्चे की माँ ने उसे समझाया। तब जाकर बच्चा फिर से हंसने लगा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम चलेंगे इंडियन बाइसन एनक्लोजर के पास। गौर, इंडियन बाइसन एक बड़े और लंबे आकार का जंगली जानवर है। इसे बोलचाल के भाषा में जंगली भैंसा भी कहा जाता है। इंडियन बाइसन एक बहुत ही ताकतवर जानवर है जिसके ललाट और सींग के बीच
उभार होता है। भारत के वेस्टर्न घाट्स, मध्य दक्षिण पूर्वी इलाकों, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी ये पाए जाते हैं। वयस्क नर भैंसे का रंग काला भूरा होता है। नर और मादा दोनों की सींग होते हैं, जिसकी लंबाई 3.5 फीट तक हो सकती है। नर भैंसा का वजन मादा से करीब 1/4 ज्यादा होता है। पटना जू में अभी 2 गौड़ हैं, एक नर और एक मादा। ये दोनों मैसूर जू से अदला बदली कार्यक्रम के तहत लाए गए थे और ये एक ब्रीडिंग पेयर है। गौड़ के बारे में आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये शेड्यूल 1 का स्पीसीज है और हमारे वन्य प्राणी अधिनियम में इसे टाइगर के समान ही प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये शेड्यूल 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीसीज है। बिहार में ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में को स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए देखा जा सकता है। इनकी आकृति और इनका जो मेक है ये इन्हें दूसरे भैंसों से अलग बनाता है। ये देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका वज़न 500 से 600 केजी तक हो सकता है। ऐसे तो ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और काफ़ी बड़े बड़े झुंड इनके जानवरों के देखा जा सकता है। इसमें एक अल्फ़ा मेल होता है जो पूरे झुंड का सरदार जिसे हम कह सकते हैं, वो पूरे झुंड को कंट्रोल करता है और ये काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए। और जब कभी भी किसी भी बाहर से किसी भी आदमी से या अन्य जानवरों से अगर इनका सामना होता है तो ये बच्चे एवं महिला जो में फीमेल हैं गौड़ उसको अंदर की ओर करके नर आगे सामने आ जाते हैं, जो इनके सोशल पैटर्न को बतलाता है। गौड़ के रख रखाव के लिए यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था की जाती है। हर मौसम के हिसाब से इनके भोजन और रहने सहने की व्यवस्था की जाती है। जाड़े में अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए इनके ज़मीन के नीचे में पुआल इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। इनको शेड दिया जाता है ताकि ठंड से बच सके। उसी प्रकार गर्मी में भी इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी का फव्वारा इत्यादि दिया जाता है। ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है ताकि ये नमी प्रदान किया जा सके। इनका जो आहार है ये मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। गर्मी में इनको जैसे सुबह में पड़ता है दाना डियर मिस दिया जाता है, भूसा दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है, फल दिया जाता है। उसी प्रकार फिर शाम के समय में इनको ये हरे चारा, पत्ती और ये दाना वगैरह इत्यादि भोजन में दिया जाता है। इंडियन बाइसन ज्यादातर घास, बांस, झाड़ी, पेड़, अनाज इत्यादि खाते हैं और दिन भर में 15 घंटे तक खाते रहते हैं। जंगली भैंसों के आगे और पीछे के पैरों में रंग उजला या हल्के पीले रंग का होता है, जिससे ये रंग मोजे की तरह दिखता है। इनके सूंघने और सुनने की शक्ति अधिक होती है। इंडियन बाइसन की औसत उम्र 25 से 30 वर्ष होता है।
मादा लगभग 275 दिनों में बच्चे को जन्म देती है। इंडियन बाइसन पानी के भी शौकीन होते हैं और रोज 1 या 2 बार पानी के स्रोत के पास पानी पीने जाते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक अलग एनक्लोजर के साथ। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।